क्लास 7th जोग्राफी चैप्टर 1 पेज नंबर 66। अभी तक हमने जितने स्फीयर्स पढ़े थे जिसमें जिसमें अपन ने हम लोगों ने तीनों स्फीयर्स के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। अब चौथा है बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, जहाँ पर जीव जंतु या सजीव जीव रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जीवमंडल जो है उसके ये तीनों मंडलों से रिलेटेड है या तीनों मंडलों में शामिल है। सबसे जो जीवमंडल होता है वो तीनों मंडलों से संबंधित होता है, लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से तीनों से ये रिलेटेड रहता है। और ये तीनों कई हजारों किलोमीटर तक वायुमंडल के साथ में रहते हैं। और ये बायोस्फीयर जो होता है ये पृथ्वी के हजारों किलोमीटर तक अंदर तक फैला होता है, क्योंकि इसमें बायोस्फीयर मंडल में या जीवमंडल में जीवन होता है। और ये जो वायुमंडल में केवल कुछ किलोमीटर तक ही फैला रहता है। वायुमंडल जो कि सब दूर फैला रहता है, परंतु जीवमंडल जो होता है या बायोस्फीयर है जो कुछ किलोमीटर तक ही फैला रहता है। और ये पृथ्वी के आंतरिक भागों की मतलब पृथ्वी के अंदर की गहराइयों में भी रहता है, क्योंकि वहाँ पर वो क्रिया करके कुछ चीज़ें कुछ जीव जंतु के रूप में वो, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर में जीव जगत से रिलेटेड होता है और यहाँ पे एक वो अपनी अलग से पहचान लिए हुए हैं। ये सभी हमारे पृथ्वी के जो देखा जाए तो ये जो मुख्य घटक के रूप में या मुख्य रूप से हम जो 4 घटक हैं उसमें पृथ्वी का ये जो चौथा घटक है या डेमोन है, ये एक अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, क्योंकि ये पर्यावरण को संतुलित करता है। अब जीवमंडल कैसे बढ़ता है या जीव मंडल में कैसे विविधता होती है, क्योंकि पृथ्वी पे जो जीव रहते हैं वो सब अपने आप में एक महान होते हैं। ये सभी में अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। और ये विशेषताएं जो हम कई रूपों में वर्णित करते हैं या देखते हैं कि, और ये जीवमंडल जो लाखों वर्षों में विकसित होता है। शुरुआत में जब ये शुरुआत में विकसित हुआ था तो इसमें कुछ बैक्टीरिया नाम के कुछ जीव पृथ्वी पर रहते थे। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो विकसित होते गए और इनका विकास धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसको हम सिंगल सेल के रूप में हम देखते हैं या शॉर्ट ऑफ द सिंगल सेल के रूप में हम ये जीव या जो जंतु हैं, बैक्टीरिया, ये पृथ्वी पर धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करते गए, डेवलपमेंट करते गए और ये धीरे धीरे विकसित हो गए। और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीवमंडल में कई छोटे बड़े कई तरह के प्राणी होते हैं, परंतु उसमें सबसे मुख्य हम देखते हैं तो उसमें जो मनुष्य है वो जीवमंडल में सबसे अधिक विकसित है। और क्योंकि जीवमंडल में जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु हैं वो सभी प्रजनन के लिए या अपनी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए नए नए जोड़े के रूप में पर्यावरण की परिस्थितियों को उपयुक्त बनाते हैं। और वहाँ पे जो क्रियाएं करते हैं, वैज्ञानिकों ने इन क्रियाओं को जीन्स के रूप में, प्रजाति के रूप में और परिस्थिति के रूप में इनको नाम दिया है। और इन पारिस्थितिक तंत्र में जो अंतर होता है वो कई भागों में विभाजित किया है। और जिसका सबसे हम मुख्य तौर पे हम देखा जाए तो इन सभी जीवों की सबसे मूल जो इकाई है वो होती है प्रजाति। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि छोटी बड़ी जो प्रजाति होती है, मनुष्य की एक अलग प्रजाति होती है, जीव जंतु की अलग प्रजाति होती है, पक्षियों की अलग प्रजाति होती है। तो जो जीवमंडल है वो कई प्रजातियों में विभाजित है और इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों ने अलग अलग इकाइयों के आधार पर रखा है। और इनमें जो अलग अलग विभाजित तो किया है, परंतु ये एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं या एक दूसरे के साथ में ही विकसित होते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं ये भी मनुष्य के और मनुष्य इनसे प्रभावित होता है और ये मनुष्य से प्रभावित होते हैं।
प्रभावित का मतलब ये नहीं कि अट्रैक्ट होते हैं, ये आश्रित रहते हैं। जैसे ये सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण से मनुष्य का जीवन लगा हुआ है, क्योंकि पर्यावरण में जो हमें रिसोर्स मिलते हैं, भौतिक रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्स, तो हम सभी लोग पर्यावरण से रिलेटेड हैं। और ये हमारे जैविक पर्यावरण की स्थिति को जानने के लिए जो हमें मूल संकेत हम देते हैं, या मनुष्य में जैविक विविधता का एक हिस्सा जो होता है, हम ये अपनी योग्यता के अध्ययन से या वैज्ञानिकों ने अपनी बौद्धिक कौशल के द्वारा हमें महत्वपूर्ण लाभ भी दिए हैं। और इसमें तरह तरह के बदलाव के साथ साथ प्रकृति ने हमें इस तंत्र में रहने के लिए किस प्रकार उत्पन्न किया है, या हम किस प्रकार से यहाँ पर रह सकते हैं, या अपने पराक्रम या बल के द्वारा, या कई फोर्सों के द्वारा, या अपने उपयोगिता के द्वारा। तो इसके बारे में हम देखा है कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी इन्वायरमेंट द टोटलिटी, जब हम इसमें देखते हैं कि हमें जो विविधता पाई जाती है उसमें वो हमें किस तरह से इन्वायरमेंट में हम किस तरह से इसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो पहला अपन जो पढ़ते हैं ये जो कि हमें प्रकृति से समझने में, या यहाँ की प्रकृति को समझने में, यहाँ की विविधता को समझने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरा है, मनुष्य अपनी गतिविधियों के प्रभाव से भी समझता है कुछ चीज़ें, जब उसको समझ में आती है, या कुछ उसको एक्सपेरिमेंट होता है, या जो उस पर अपन देख के कर सकते हैं कि पहाड़, मैदान, नदियाँ जैसी जो ज़मीन की विशेषता हैं वो हम तीसरा जो पॉइंट है अपना, जब हम पृथ्वी पे खुद ही जब फेस टू फेस होता है, या जब हम समतली मैदान को, भूमि को, पर्वतों को, पठारों को, नदियों को हम जब खुद ही स्टडी करते हैं, या खुद ही उसके बारे में, पर्यावरण के बारे में जानते हैं, तो उससे हम अध्ययन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। फिर चौथा है, जब हम स्टडी करते हैं या पृथ्वी के कई पार्टों को हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हम एक दूसरे से जीवमंडल से, और हम जो विविधता पाई जाती है, हम एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप में हैं, या टोटली हम पर्यावरण पर किस प्रकार आश्रित हैं। चूँकि पृथ्वी एक ऐसी सतह है जहाँ पर पर्यावरण है, और पर्यावरण के बिना जीना संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट में हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर जो सरफेस, समतल भाग पे हम पानी जो देखते हैं, या पृथ्वी जो एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सागर, महासागर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्टिव और इंटरडिपेंड नेचर जो रहता है, प्राकृतिक अनिश्चित और आवश्यक जो पर्यावरण रहता है, क्योंकि पर्यावरण में आपका हवा, पानी, भूमि, सागर, महासागर, आपके द्वीप, महाद्वीप, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं, और ये सभी हमारे पृथ्वी पे जीने के योग्य बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे कि जो हम निरंतर, जब मनुष्य इन चीज़ों के संपर्क में रहता है, तो वो अपना अस्तित्व बरकरार रखता है, या मनुष्य द्वारा अपने इन्वायरमेंट को बना सकता है, या इन्वायरमेंट को के संबंध में रह सकता है। और इसमें हम पर्यावरण के संबंध में हम टोटली ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के बिना हमारा जीना संभव नहीं है, या पर्यावरण की मदद के बिना जीना हमारा संभव नहीं है। तो 7th क्लास आपका ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग सभी इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसमें जो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जिससे भी कनेक्टेड हो, स्कूल के जो भी वीडियो हैं उससे कनेक्ट है, आप पूछ सकते हैं। आप इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग स्वयं करेंगे, या मुझे करना पड़ेगा, या मैं चैप्टर आगे बढ़ाऊँ या क्वेश्चन आंसर टिक करवाऊँ, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर टिक करवाना है या फिर आगे चैप्टर रीड करवाना है। तो ये मुझे आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग सभी ये चैप्टर जो फर्स्ट है ज्योग्राफी का, ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये अपन ने पढ़ लिया है। इसमें अपन ने पढ़ा है कि
इसके घटक कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो हमारे आसपास के वातावरण को एक तरह से ढक के रखते हैं, या पर्यावरण में फिजिकली पर्यावरण होता है और बायोलॉजिकल पर्यावरण होता है। फिजिकली पर्यावरण में जो हम देखते हैं कि नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति से हमें देती हैं, और बायोलॉजिकल जो हमें जीव जंतुओं या जीवाश्म से प्राप्त होता है। उसके बाद मनुष्य अपना पर्यावरण किस तरह से बनाता है, फिर इसके फीचर्स हमने देख लिए, इसके पर्यावरण के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटरेक्शन, रिसोर्स, प्रोसेस, एनर्जी। अब और इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी एक यूनिक प्लानेट है या अनोखा ग्रह है। फिर पृथ्वी के ग्रह पे कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो पृथ्वी के घटक जो 4 रहते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल। तो ये चारों मंडल हैं जो कि हमारे मनुष्य या जीव जंतु को जीवित रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और ये सारी चीज़ों को मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल और प्रशिक्षण से ही विकसित करता है, उसे जानता है, समझता है और उस पर निर्भर रहता है। तो पृथ्वी के बिना या पर्यावरण, नेचर के बिना मनुष्य का जीना संभव नहीं है, या मनुष्य के बिना पर्यावरण का भी उद्गम होना या उसको विकसित करना संभव नहीं है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, 7th क्लास। अगला चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे, अर्थ सरफेस इज द इंटीरियर। तो ज्योग्राफी का पढ़ें या हिस्ट्री का पढ़ें, तो इसके बारे में भी मुझे आप जानकारी दे सकते हैं।